हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के बारे में। इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है, काफ़ी बड़ा हो सकता है, जिसको पढ़ने में आपको टाइम लग सकता है। बट इस वीडियो के अंदर आपको बीबीए के जो स्टूडेंट्स हैं, एमबीए के जो स्टूडेंट्स हैं, 11th 12th जो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, उन सभी की हेल्प हो जाएगी इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस पढ़ करके, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स आते हैं जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ट्रेड डेफिसिट, ऐसे करके कुछ वर्ड्स आते हैं। वो सारे इसी वीडियो के अंदर मैंने यूज़ किए हैं और उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस हमारा टॉपिक है। ठीक, इंटरनेशनल ट्रेड सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है। तो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हम लोग इसलिए पढ़ते हैं और इसलिए जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ये होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। दोनों कंट्रीज हैं, दो कंट्रीज हैं, उनके बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है, उसको हम पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन कंपेरेटिव एडवांटेज एंड स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड अलाउज कंट्रीज टू एक्सेस अ वाइडर वैरायटी ऑफ गुड्स। बेसिकली क्या करती है ये इंटरनेशनल ट्रेड, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम जो है दूसरे कंट्रीज को अलाउ करते हैं ताकि वो वाइडर वैरायटी के सामानों का यूज़ कर सकें। ठीक है, किसी कंट्री के पास में अगर कोई चीज़ नहीं बन पा रही है, जैसे कई देश होते हैं जहाँ रबर मैन्युफैक्चर नहीं हो पाती क्योंकि रबर के लिए जो केमिकल्स लगते हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वो दूसरी कंट्रीज से लेती हैं तो ताकि उनके यहाँ के कंज्यूमर्स और फैक्ट्रीज यूज़ कर सकें। ठीक है, बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज एंड स्पेशलाइजेशन। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा मिलना। ठीक है, फ़ायदा मिलना इस चीज़ का कि ट्रेड हो रहा है, फ़ायदा मिलना इस चीज़ का कि रबर अगर उस कंट्री में नहीं है तो दूसरी देश से रबर मंगा करके वो अपने देश की इकोनॉमी को सुधार सकते हैं, सामान बना सकते हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी करता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स लाइक टैरिफ, कोटाज एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स। इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है उस पे कुछ इन्फ्लुएंस होती हैं कुछ फैक्टर्स के, जो उसको रोकते भी हैं और जो उसकी एडवांटेज भी है, क्योंकि वरना इलीगल चीज़ होने लगेगी। तो इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर टैरिफ लगती है। टैरिफ का मतलब होता है कुछ चार्जेस। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब होता है दूसरे देश में तो वहाँ चार्जेस लगते हैं। कोटाज का मतलब होता है लिमिट, एक लिमिट सेट की जाती है कि हाँ हम इस देश से जो सामान ले रहे हैं वो इसी लिमिट में हम लेंगे। ट्रेड एग्रीमेंट्स का मतलब होता है उसमें वादाबंदी हो जाती है कि आप हमको इतने दाम पे इतनी चीज़ भेजोगे, एन वक्त पे आप दाम नहीं चेंज कर सकते हो, एन वक्त पे आप जो है सामान नहीं चेंज कर सकते हो, हमको जो चाहिए वही आप भेजोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात करते हैं। ये एक टर्म है और ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पढ़ने में आप गूगल पे पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है कि रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक टर्म है, इसके अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ हिंदी में। प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू अ कंट्रीज इकोनॉमिक हेल्थ एंड इट्स पोजीशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या करता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऐसा होता है जैसे कि मान लो हमने जो है किसी पर्सन को जैसे मान लीजिए आपका एक मकान है, आपका एक घर है और एक मकान आपके पड़ोस में है। तो पड़ोस वाले ने आपसे कहा कि भाई मेरे को ऐसा करो, तुम मेरे को पेंसिल बेच दो एक। तो आप कहते हो ठीक है मैं बेच दूंगा। वो कहेगा कि मैं पेंसिल के साथ में आपको एक पेन बेचूंगा। तो आप कहते हो पेन कितने का है? तो वो कहता है पेन तो मेरा 100 रुपए का है। आप कहते हो कि मेरी पेंसिल तो 50 रुपए की है। तो आप कहते हो कोई बात नहीं, मुझे तो बेचना है। तो भाई मैंने पेंसिल उठा करके उसको बेच दी। दूसरे वाले ने मेरे को पेन बेच दिया, मैंने उसे 100 रुपया दिया, उसने मुझे 50 रुपया दिया। लेकिन जब मैंने 100 में से 50 माइनस किया तो मुझे मालूम पड़ा कि प्रॉफिट तो हुआ है, मेरा सामान बिका है, उसमें 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ, उसका सामान बिका 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मेरे पास जो रुपया आया है ना उसमें 50 रुपए कम है और वो जो कंट्री है, वो जो मकान है या वो जो पर्सन है वो 50 रुपया ज़्यादा बना के ले गया है। तो बेसिकली जब हम इसको कंट्रीज़ के लेवल पर देखते हैं तो ये होता ये है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें बना के चलना पड़ता है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमें बना के चलना पड़ता है। अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो ऐसे में इकोनॉमी माइनस में ही चलेगी। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि देश का रुपया बाहर गया है लेकिन देश में रुपया आया नहीं है वापस। 100 रुपए की ट्रांजैक्शन तो देश से बाहर हुई है लेकिन हमें दूसरे देश से क्या मिला है? 50 रुपया। ठीक है, उसने हमारे यहाँ से कितना प्रोडक्ट खरीदा? केवल 50 रुपए का। तो हमारे देश में 50 रुपया आया, उसके देश में 100 रुपया गया। हमारा वैल्यू तो सही रही लेकिन यार हमको उतना रुपया जो बाहर गया है वो वापस लाना है, वो हमें कमाना है वापस से। ऐसा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आई थिंक इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकूंगा। एक्सचेंज रेट्स की बात करते हैं। एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं कि फॉरेक्स का नाम आपने सुना होगा, फॉरेक्स मार्केट होती है। तो उसको बताने के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो रखूँगा, उसमें बनाऊँगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ है और बहुत ही ऐसा समझाना अच्छी बात नहीं होगी। एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं? एक्सचेंज रेट बेसिकली ये होते हैं कि हमारा 1 रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में कितने डॉलर्स निकालेगा।
तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर। प्राइस क्या है एक करेंसी की दूसरे करेंसी से अगर हम कंपेयर करें, जैसे कि यूरो हो गया, येन हो गया, रूबल हो गया, रुपी हो गया, डॉलर हो गया, है ना। तो डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये एक्सचेंज रेट कैसे निर्धारित होता है? तो एक्सचेंज रेट निर्धारित होता है सप्लाई और डिमांड के कारण, ठीक है। जब कोई लोग, जैसे कि ग्रुप है पर्सन्स का, हमारे इंडिया है, और जब इंडियन लोग जब हैं वो ये कहेंगे कि हम तो भैया डॉलर में लेंगे पेमेंट। अगर आप दूसरे चीज़ अमेज़न पे कोई सामान बेच रहे हो, वो दूसरे देश जा रहा है, तो आप उससे कह रहे हो कि मेरे को तो भैया जो है डॉलर्स में ही पेमेंट लेनी है। तो जितने ज़्यादा लोग किसी करेंसी को मांगेंगे, अगर इंडियन रुपीज़ को मांगने वाले लोग कम हैं दुनिया में, तो उसका दाम नीचे चला जाएगा, और अगर डॉलर को मांगने वाले लोग ज़्यादा हैं इस दुनिया में, तो वो करेंसी स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी और बनती जाएगी। यही हो रहा है दुनिया में, ठीक है। इम्पैक्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं? ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल चीज़ होती है। इन एक्सचेंज रेट जिसके भी पावरफुल बनते जाएंगे, वो देश में इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड और मॉनेटरी पॉलिसीज में उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। वो दूसरे देशों को लूट सकता है, एक तरीके से यूँ समझ लो, उसके हाथ में दूसरे देशों की लगाम आ जाती है, ऐसे समझ लो, ठीक है। जिस दिन आपको फॉरेक्स के बारे में बताऊंगा ना, उसमें बताऊंगा कि कहानी ये चलती कैसे, और बहुत ही अजीब कहानी है, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट पे आते हैं, कैन बी फिक्स्ड और मैनेज बाय गवर्नमेंट्स। ये गवर्नमेंट्स के द्वारा मैनेज और फिक्स की जा सकती है, इसका रेट ऊपर नीचे किया जा सकता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो मैंने कहा था ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है, तो बेसिकली इसमें से मैंने वर्ल्ड बैंक के ऊपर वीडियो बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमारे फाइनेंशियल मामलों में डील करते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, दुनिया की बैंक, जो कि दुनिया की सारी ट्रांजैक्शंस जो भी इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, वर्ल्ड बैंक उस पर नजर रखता है, उसके पास में सारा अकाउंट होता है। IMF क्या करता है? IMF बेसिकली दूसरी कंट्रीज को लोन देता है। जैसे पाकिस्तान IMF के पास में लोन लिया करता था, लेकिन अब IMF ने उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस। ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस का जब भी मामला होता है, वहाँ पे एग्रीमेंट्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करती है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो शायद बना चुका हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, पॉलिसी एडवाइस एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी होते हैं, इनका केवल एक ही काम होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, यानी लोन देना किसी देश को, या पॉलिसी एडवाइस करना, पॉलिसी बनाना, और डिस्प्यूट अगर हो गया है, किसी ने रुपया नहीं पेमेंट किया है, सही से डील नहीं हुई है, तो उसमें भी ये मुद्दे में आते हैं। प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन अमंग नेशंस जो होते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, धोखाधड़ी कर देते हैं, तो ऐसे में प्रमोट करते हैं ये लोग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, डेवलपमेंट सबका होता रहे, और सभी लोग एक दूसरे की कोऑपरेशन में चलो, समझे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता देता हूँ सच। Investment by multinational corporations in foreign countries. Investment by multinational corporations in foreign countries, ठीक है। Promotes economic growth, job creation and technology transfer. Basically क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनको बोलते हैं जो बेसिकली दूसरे देश में बैठे हैं, मगर हमारे देश के बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि रिलायंस हमारे यहाँ की कंपनी है, टाटा हमारे यहाँ की कंपनी है, बट कोई अमेरिका में एक बंदा बैठा होगा जो इंग्लिश बोलता होगा, जो अमेरिका ही का बंदा है, अमेरिका में ही पैदा हुआ, लेकिन उसको इंटरेस्ट आ रहा है कि यार एक टाटा नाम की कंपनी है इंडिया में, चलो उसमें भी रुपया लगाते हैं, उसके भी कुछ स्टॉक्स उठा लेते हैं, तो उससे जो है मेरे पास प्रॉफिट आएगा, क्योंकि वो ग्रोथ कर रही है। अब यही होता है, हम लोग भी यही करते हैं। इंडिया से कई लोगों ने टेस्ला और एप्पल्स के स्टॉक उठा रखे हैं, अपने पास रख रखे हैं, तो जब उनकी कंपनी वहाँ अच्छा काम करेगी, तो हमारे इंडिया में पैसा उनसे आ जाएगा, उनके स्टॉक्स बेच करके। तो वही करते हैं लोग, दूसरी कंट्रीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाई फैक्टर्स लाइक मार्केट साइज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। ये इस पे जो इन्फ्लुएंस होता है FDI पे, तो वो होता है मार्केट साइज का और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। अब जैसे यहाँ अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर यहाँ पे डिक्टेटरशिप सरकार होगी, तो कोई भी भाई कंट्री होगी वो यही सोचेगी कि यहाँ की कंपनीज जो हैं डूबने वाली हैं, तो कोई भी कंपनी यहाँ रुपया नहीं लगाएगी, ठीक है। तो इसलिए मार्केट साइज का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इसमें रोल होता है। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट का मतलब होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही हो पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह, हम पैसा लगाएं सारा डूब जाए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ऐसा कुछ रोल होता है। आई थिंक इससे बढ़िया मैं शायद एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा, मगर हाँ मैं कुछ वीडियोस में आगे दूंगा। ट्रेड डेफिसिट्स एंड सरप्लसेस, वाओ नाइस। ट्रेड डेफिसिट एंड सरप्लसेस अभी हुआ भी था हाल ही में इंडिया के अंदर। ऑकर व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट्स मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन इट एक्सपोर्ट्स, डेफिसिट और वाइस वर्सा। देखो, सरप्लस का मतलब होता है बहुतायत और डेफिसिट का मतलब होता है कमी। अब क्या होता है कि जब आप जो है, मैंने सिंपल से बता रहा हूँ आपको, अभी समझ में आ जाएगा। मान लो आपका देश है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, सब करते हैं। आपने एक्सपोर्ट किया, आपका एक्सपोर्ट हुआ 100 रुपये का और इंपोर्ट हुआ 50 रुपये, इंपोर्ट हुआ 150 रुपये का।
अब हुआ क्या कि 150 बाहर गए, लेकिन आए कितने देश के अंदर? ₹100। तो जब भी ट्रेड डेफ़िसिट होती है, यानी कि इम्पोर्ट जो होता है वो कम हो जाता है, मतलब इम्पोर्ट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट जो होता है वो कम हो जाता है। तो ऐसे में हमारा पैसा बाहर जाना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं सामान, तो हम लोग ज़्यादा पैसा जो है बाहर दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ट्रेड डेफ़िसिट हो जाता है, यानी कि कमी आ जाती है। बेसिकली मैं इसको और ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको दूसरी वीडियो में ही समझा पाऊँगा, बिकॉज़ ये ब्रॉडर टर्म्स हैं, इनको समझाना ऐसे आसान नहीं होगा। तो यूँ समझ लो, जब भी एक्सपोर्ट किसी देश का ज़्यादा होता है तो वो कंट्री डेवलपमेंट क्या होता है उसके अंदर, और उसको डेवलप्ड कंट्री ही कहा जाता है जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। तो सारी कंट्रीज़ जो होती है ना, वो एक्सपोर्ट पे बहुत ध्यान देती हैं और एक्सपोर्ट को ही बढ़ाती हैं। अगर आप ₹0 का इम्पोर्ट करोगे ना, यानी कि आपके देश से ₹1 बाहर नहीं जा रहा है और सारा का सारा बाहर से आ रहा है, क्योंकि आप सामान बेच रहे हो बाहर को। नंबर 2 कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्प्लीकेशंस फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमी। हाँ, सही है, पॉजिटिव नेगेटिव सब में होते हैं। रिफ्लेक्ट्स द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज बिटवीन नेशंस। वही बात कि बैलेंस ऑफ ट्रेड मैंने पढ़ा ही दिया आपको, कि भाई रुपया पैसा उस ₹150 बाहर गया, लेकिन ₹100 हमारे पास आया, तो फिर इसका मतलब ₹50 हमें और लाना पड़ेगा अपने देश में। और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई है ये वीडियो। सो आई थिंक कि आप लोगों को अगर मदद मिली है तो फिर वीडियो को तो लाइक करेंगे ही आप लोग, चैनल सब्सक्राइब तो करेंगे ही। चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा, ताकि मैं और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ और अच्छी-अच्छी प्रेजेंटेशंस आपको दे सकूँ। यार बहुत मेहनत लगती है ये सब बनाने में, एनिमेशंस वगैरह। तो यार मैं इस चैनल को और भी ज़्यादा ग्रो करना चाहता हूँ, सम ड्रीम्स, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसमें सपोर्ट करें, जुड़ें मेरे साथ में। और अच्छे-अच्छे टॉपिक्स दूँगा कमेंट सेक्शन में, अगर आप अपना टॉपिक डालेंगे तो जल्द से जल्द मैं उस पे वीडियोज़ बना दूँगा, क्योंकि मैं हर समय वीडियोज़ ही ढूँढा करता हूँ बनाने के लिए, टॉपिक्स ही ढूँढता रहता हूँ। तो आइडियाज़ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करने की कोशिश कीजिए। टिल देन, सी यू सून।